आज नए चैप्टर जो है क्लास 7 हिस्ट्री एनसीईआरटी का जो है चैप्टर नंबर 6 नगर व्यापारी और शिल्पजन पढ़ने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से नगर जो है उनका स्थापना हुई, पुराने समय में नगर कैसे स्थापित हुए, व्यापारी जनों के बारे में, और शिल्पी जन जिन्होंने जो है बड़े बड़े भवन निर्माण करे, जिन्होंने मंदिर बनाए, जिन्होंने धातुओं के सिक्के बनाए, उन शिल्प जनों के बारे में हम जानकारी लेंगे जिन्होंने सूती वस्त्रों का निर्माण किया। तो आइए अब शुरू करते हैं इस चैप्टर के। जो वृंदावन वाला क्षेत्र देखते हैं, वृंदावन हुआ या फिर अहमदाबाद हुआ, सूरत हुआ, मसूलीपट्टनम, हम्पी, ये सारे क्या थे, तो ये वाणिज्यिक केंद्र के साथ में जो है ये जो है धार्मिक केंद्र भी हुआ करते थे। जैसे देखते हैं हम्पी, जो विजयनगर साम्राज्य था पुराने समय में 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी हम्पी, जो कि तुंगभद्रा और कृष्णा कावेरी जो कृष्ण नदी है इनके तट पर बसी थी। मतलब जो अधिकतर व्यापारिक और वाणिज्यिक केंद्र थे वो जो है नदी के तट पर ही बसे हुए थे। तो इस मैप में देख सकते हैं यहाँ पर शिल्पी जन और व्यापारिक लोग जो है यहाँ पर ये बसे हुए थे। ये यहाँ पर लिखा हुआ मध्य और दक्षिण भारत में व्यापारिक और शिल्पी कार्य के प्रमुख जो है क्षेत्र थे ये वाले। आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक केंद्रों के बारे में जानकारी कि चोल वंश के बारे में पढ़ा, जिसमें राजेंद्र चोल के बारे में जानकारी पुराने जो क्लासेस थी उसमें देखा था। चोल वंश के जो एक शासक रहता है राजेंद्र चोल उसने क्या करा था, उसने जो राजेंद्र चोल साथ में राजराज चोल, जिसने राजराजेश्वरी मंदिर की घंटियों बजती हुई सुनाई देती है। इस जो मंदिर का निर्माण किसी न किसी शिल्पकार ने करा होगा, तो उस वास्तुकार का नाम था कुंजर मल्दन राजराज पेथुचरण। इसने अपने मंदिर निर्माण के साथ साथ मंदिरों की जो दीवारों पर अपना नाम भी उत्कीर्ण किया। आज उसका जो है लोग बड़े गर्व से उस मंदिरों का नाम लेते हैं। और इस मंदिर क्यों प्रसिद्ध है ये मंदिर, तो ये विशाल शिवलिंग स्थित है, इसके कारण ये जो मंदिर प्रसिद्ध है। इसमें अनेक मंडप बने हुए हैं जहाँ पर राजा लोग जो है अपने दरबार के साथ बैठते थे। वहाँ से वाणिज्यिक केंद्र जो है वहाँ पर वाणिज्यिक केंद्र और प्रशासनिक केंद्र संभालते थे, आदेश जारी करते थे, सैन्य शिविर भी बने थे। नगर उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ था जहाँ पर अनाज, मसाले, कपड़ों, व्यापार, ये सारे जो दैनिक जीवन की आवश्यकता की जो चीज़ें थी उन चीज़ों के कारण भी व्यापार लगे थे और वस्तुओं का जो है आदान प्रदान होता था। इसी के साथ में जो तंजावुर उसके निकट उरियर जो शहर थे, यहाँ बुनकर मंदिर के लिए प्रसिद्ध हुआ करते थे। यहाँ पर मोटी सूते वस्त्र बनते थे और जो है कांच की मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई जाती थी। तो ये क्षेत्र देख सकते हैं आप, मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र। तंजावुर जो था वो एक मंदिर नगर का भी एग्जाम्पल है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है, अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। मंदिर जो थे पुराने समय में मंदिर ये जो है धार्मिक केंद्र तो थे ही थे, साथ में समाज और अर्थव्यवस्था के एक अति महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करते थे। क्योंकि मंदिर का निर्माण कोई शासक या राजा या कोई व्यापारी कर पाता था, वहाँ पर वो टैक्सेशन भी लगाते थे। टैक्स के रूप में जो है वो जो आम लोग थे उनसे क्या लेते थे, उनसे अनाज की कुछ वस्तुएं लेते थे, गुड़ लेते थे या कोई अन्य चीज़ें जो है इस तरीके से वो लिया करते थे। तो ये जो है मंदिरों में अक्सर सामाजिक और अर्थव्यवस्था दोनों के जो है केंद्र हुआ करते थे। और यहाँ पर जो है केंद्र हुआ करते थे। मंदिरों की भूमि और धन अनुदान में देते थे, जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। तीर्थयात्री, पुरोहित, पंडितों को भोजन कराया जाता था और पर्वोत्सव मनाए जाते थे। साथ में दान दक्षिणा भी की जाती थी। ये जो मूर्ति है, ये जो लुप्तमोम टेक्निक जो चोल शासकों ने अपनाई थी, ये जो मूर्ति है यहाँ पर ये जो है शिव को दिखाया गया है, शिव की मूर्ति बनाई गई है। ये कांसा जो एक मिश्र धातु है जो कि तांबे और तीन के मेल से बनती है। इस धातु में क्या किया गया है, ये जो है घंटा धातु में रागे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। और ये जो मूर्ति होती है ये जो है अधिक मजबूत होती है। इसमें जो है लुप्त मोम टेक्निक, मतलब कि इसमें पहले जो है मोम से इसको बना दिया जाता है एक सिंपल रूप में, फिर इसको जो है भट्टी में पका दिया जाता है, फिर इसमें एक छिद्र होता है, छिद्र के माध्यम से जो है कांसा धातु डाली जाती है, फिर उसको पकाया जाता है जिससे कि जो मोम रहता है, मोम जो रहता है वो पिघल जाता है और इससे जो है कलरफुल बना के इस तरीके से जो है ये मूर्ति बनाई जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो चोलकालीन मूर्तियाँ हैं वो कांस्य मूर्तियाँ जो है इस तरीके से बनाई गई है। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन के व्यापारी साहूकार में लगाते थे।
धीरे धीरे समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी, ये सभी लोग जो है ये मंदिर में आने लगे। आवश्यकताओं के अनुसार बसते गए। आसपास के जो नगरों का विकास इस तरीके से हुआ। मंदिरों के आसपास देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग रहते हैं उनके घर परिवार के साथ में रहते हैं। एक शांत माहौल भी रहता है मंदिर के पास में, और यहाँ पर जो है व्यापारिक केंद्र वगैरह जो है स्थापित हो जाते हैं। आवश्यकताओं की जो वस्तुएं हैं उनका व्यापार वाणिज्य जो है पुराने समय में यहीं से चलता था। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि मध्य प्रदेश में भिल्ल स्वामिन मंदिर जो भिलसा विदिशा में ही, यहाँ पर भी जो है यहाँ पर वाणिज्यिक केंद्र है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर के बारे में सबने सुना है कि गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है वहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो है गुजरात के सोमनाथ में स्थित है। उसी तरीके से तमिलनाडु के कांचीपुरम, मदुरै के आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर, यहाँ पर विष्णु की प्रतिमा लगाई गई है। वहाँ पर जो है एक अत्यंत विश्व प्रसिद्ध क्या है पर्यटन स्थल है। तो यहाँ पर जो है ये धार्मिक केंद्र के साथ साथ एक नगर केंद्र भी हुआ करता था। तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए, जैसे कि वृंदावन उत्तर प्रदेश, तिरुवनमलाई जो नगर प्रमुख थे। जैसे राजस्थान में अजमेर ले सकते हैं। 12वीं शताब्दी में चौहान शासक जो थे उनकी राजधानी था। आगे चलकर मुगलों के शासन में सूबा बन गया, एक प्रांत बन गया और सहअस्तित्व का एक एग्जाम्पल बन गया। सुप्रसिद्ध जो है सूफी संत जिसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब जो है यहाँ 12वीं शताब्दी में आकर बस गए। उनके दर्शनार्थी और श्रद्धालु सभी पंथों के लोग हुआ करते थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है, पुष्कर जी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक तालाब है पुष्कर, जहाँ पर लोग जो है स्नान करते हैं और ये अत्यंत प्रसिद्ध है। तीर्थयात्री यहाँ पर अक्सर आया करते हैं। ये जो मोइनुद्दीन चिश्ती साहब है इनकी जो दरगाह है अजमेर व स्थित है, ये भी एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यहाँ पर बहुत सारे जो बाहर से भी लोग जो है यहाँ पर देखने के लिए इसे आते हैं। यहाँ पर इनकी जो है क्या है मज़ार है। छोटे नगरों का संजाल, छोटे नगरों के रूप में विकसित जो क्षेत्र हुआ करते थे उनके बारे में जानकारी है कि जो छोटे नगरों का संजाल बिछने लगा, इसमें कैसे कैसे छोटे बड़े बड़े गाँव में होता था। आमतौर पर एक मंडपिका जिसे मंडी कहा जाने लगा, जहाँ पर जो है जो किसान रहते थे, किसान अपनी उपज को बेचने के लिए मंडी में आते थे और इस तरीके से हाट लगने लगा। जो दुकान और बाजार हुआ करते थे, इसलिए हाट की जो परंपरा है वो विकसित होने लगी। वर्तमान में भी देखते हैं कि शुक्रवार हाट, बुधवार हाट, इस टाइम में जो है शुक्रवार या बुधवार के दिन क्या है हाट लगता है, नगरों में लगता है। तो इन नगरों में जो है आवश्यकता की सारी चीज़ों की दुकानें लगती है। सूती वस्त्र, कपड़ा हुआ, कपड़ों की दुकान हुई या फिर कोई पोशाक वगैरह की दुकान हुई, अनाज की दुकान हुई या और अन्य कई कृषि उत्पादों की दुकान हुई, इन सभी की जो दुकान है वो सभी लगते हैं। और हाट इस तरीके से पुराने समय में भी थे। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जो है सेवा ली जाती है, जैसे कुम्हार हुए, तेल शक्कर बनाने वाले, ताड़ी बनाने वाले, लोहार, सुनार जो है सारे लोग जो है यहाँ पर अपना अपना कार्य करते हैं। इस तरीके से देखा जा सकता है। आमतौर पर कोई सामंत जो रहते थे वो परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में इनके आसपास किलेबंदी या महल बना लेता था। और सामंत व्यापारी जो है शिल्पकार तथा उनके व्यापारी की वस्तुओं पर टैक्स लगाते थे। ये टैक्सेशन करते थे, है ना। कोई जमींदार वगैरह है, कोई महल बना लिया और महल के आसपास जो बाजार लगता था वहाँ पर जितने लोग दुकान लगाते थे, जो वस्तुएं बेचते थे, उन वस्तुओं पर क्या लगता था, टैक्स लगता था। जैसे वर्तमान टाइम पीरियड में जो है जीएसटी लगाया है जो सरकार है, भारत सरकार, उन्होंने जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो हर वस्तु सेवाओं पर लगता है, उसी प्रकार जो वस्तु पर ये पुराने समय में भी क्या लगता था, एक टैक्स लगता था। तो टैक्स जो है वो शासक और इनकी यहाँ पर जाता था। अधिकार स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे और धनाढ़ी व्यापारियों द्वारा कराया गया होता था। ये अधिकार का उल्लेख अभिलेख में किया गया है जो आज भी पाए जाते हैं। बाजारों में किस प्रकार टैक्स लगते हैं तो ये यहाँ पर जानकारी दी गई है। जैसे शक्कर हुआ या गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी आदि जो है इन चीज़ों को टैक्स के रूप में लोग जो है वो दिया करते थे। बड़े छोटे व्यापारी कौन थे, तो व्यापारी कई प्रकार के होते थे। जैसे बंजारे लोगों के बारे में जानकारी है कि बंजारे लोग जो है वो व्यापार संघ के अंतर्गत आते हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर समूह में जो है जिन्हें संघ बोला जाता है यात्रा करते हैं। बंजारे जो है बहुत सारी सूती वस्त्र वगैरह या कोई व्यापार, हीरे चांदी, इन तरीके के क्या करते थे, ये पुराने समय में व्यापार किया करते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर शासक की क्या पहुँचाते थे, उनके किसान अनाज वगैरह को पहुँचाते थे। और घोड़े के व्यापारी अपने संघ बनाते थे। इनका एक मुखिया होता था जो मुखियाओं के साथ में योद्धाओं से बातचीत करते थे।
व्यापारी को अनेक राजाओं और जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए काफिले लेकर चलते थे और इसको ही व्यापार संघ ये बोलते थे। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी में परवर्ती शासकों के ऐसे अन्य क्षेत्र भी थे, जैसे मणिग्रामम और नानादेशी जो है ये साउथ में थे, ये अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। दूर दूर जैसे दक्षिण पूर्व एशिया, जिनके साथ भी ये जो लोग हैं व्यापार करते थे। इसके अलावा चेट्टियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय के लोग भी रहते थे, जो एक बड़ा व्यापारी वर्ग था। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिए, मुस्लिम बोहरा दोनों शामिल थे। हिंदू बनिए और मुस्लिम बोहरा ये भी कैसे थे, तो व्यापारी हुआ करते थे। आज भी गुजरात क्षेत्र में अगर देखें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है आपको बनिए मिल जाएंगे। व्यापारी लोग वो जो है ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा वहीं पर मिलेंगे। तो उसका एक कारण है, क्योंकि जो है सूरत की स्थिति या अहमदाबाद जो गुजरात है वो कैसा है, वो एक तो समुद्र के तट के किनारे है, इससे यहाँ पर जो है पोर्ट भी है, ताकि जो विदेशों से आने वाले सामान जो है यहाँ पर आता है और यहाँ पर सस्ते दामों में जो है वस्तुओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है व्यापार की एक सुगम यहाँ पर जो है उनको संसाधन और सारी जो सेवाएं हैं मिल जाती है। जल मिल जाता है और अन्य जो कच्चा माल वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती है। लाल सागर के बंदरगाह, फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन के साथ व्यापार जैसे वर्तमान में होता है, पुराने समय में भी इस तरीके से व्यापार हुआ करते थे इंटरनेशनल लेवल पर, जिसमें कपड़े मसाले बेचते थे। अफ्रीका से सोना, हाथी दांत आदि जो है चीज़ें, जैसे कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से चीन से मसाले, टीन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। तो इस तरीके से जो है व्यापार चलता रहता था। पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और शिराई ईसाई बस गए थे। पश्चिमी तट जो ये वाला क्षेत्र था, यहाँ पर जो है ये लोग बस गए थे। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले, कपड़े इतालवी व्यापारियों से खरीदे जाते थे। तो ये जो लोग थे ये खरीदते थे। इस तरीके से जो व्यापार है, क्योंकि इस समय में जो 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी थी, इस समय जो है जो भारत में जो है पुर्तगाली लोग, अंग्रेजी लोग, इस तरीके से यूरोपीय जो व्यापारिक कंपनियां थी वो भारत में प्रवेश कर गई थी। तो उन्होंने भी सस्ते माल के रूप में जो भारतीय सूती वस्त्र की उस समय डिमांड बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वो इन्हें अच्छे ज़्यादा पसंद करते थे। उसी प्रकार मसालों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, जिसमें काली मिर्च, सौंठ, जायफल, दालचीनी, इस तरीके से मसाले जो हैं वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाए जाते थे। भारत में मानसूनी जलवायु होता करती थी, यहाँ की जलवायु गर्म थी। इसकी भौगोलिक परिस्थिति के कारण जो है ये सारी चीज़ें, ये जो लोग थे ये भारत उनके देशों में भी पहुँचाते थे भारत से। तो इस तरीके से व्यापार वाणिज्य है वो चलता रहता था। काबुल के बारे में थोड़ा यहाँ पर जानकारी है। अब नगरों में शिल्पकारी कैसे चलती थी, तो नगरों में बिदर के शिल्पकार तांबे और चांदी में जड़ाई के काम करते थे। जैसे कोई भी धातु वगैरह बना दी है ना, ये धातु बना दी, पीतल का बर्तन वगैरह बना दिया, मंदिरों का निर्माण करते थे। जो शिल्पकार थे वो राजमहल, बड़े बड़े तालाब, जलाशयों का निर्माण किया करते थे। तो इसके एवज में क्या, जो शासक वगैरह रहते थे उन्हें दान दक्षिणा देते थे। वस्त्र निर्माण से संबंध कुछ कार्य थे, जैसे कपास को साफ करना, काटना, रंगना, ये सारे उस समय नगरों में शिल्प या होते थे। तो ये देख सकते हैं। इसी तरीके से जो है 3 नगर थे, जैसे कि हम्पी, मछलीपट्टनम, गुजरात नज़दीकी शहर। जैसे हम्पी, अब हम्पी कहाँ आता है, तो कर्नाटक। ये जो है कृष्णा तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। हम्पी के शानदार खंडहरों से पता चलता है कि उस शहर में किलेबंदी उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे, चूने जैसी चीज़ें जोड़ने वाले मसालों का प्रयोग नहीं किया गया और शिलाखंडों के आपस में जोड़कर बनाया गया था। तो ये इसकी जो है वास्तुकला थी, मंदिर वास्तुकला थी विजयनगर साम्राज्य में। ये जो है बहुत ज़्यादा हम्पी, क्योंकि हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यहाँ के शासक, यहाँ पर 4 शासकों ने जो है 4 राजवंशों ने शासन किया है, जिसमें से तुलु शासक जो थे, जो कृष्णदेवराय थे, उस समय हम्पी का जो है बहुत अपने चरमोत्कर्ष पे ही थी। हम्पी का जो है ये डेवलपमेंट जो था, विकास कार्य जो था, वो अत्यधिक प्रसन्नचित था। वाणिज्यिक केंद्र स्थापित था। यहाँ पर मंदिर भवन जो है उन्होंने अच्युतराय स्वामी मंदिर का जो विकास कराया था, और बहुत सारे जो मंदिर है उस समय यहाँ पर बनाए गए थे। तो उनके जो वास्तुकला थे, ये जो है मिलीजुली वास्तुकला थी। ईरानी वास्तुकला या दूसरे क्षेत्रीय वास्तुकला, दक्षिण भारत के मंदिरों की बनाने की जो शैली है, द्रविड़ शैली, उसमें मंदिरों को बनाए जाते थे और इनको नगरों को डिज़ाइन किया जाता था। हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। शाही भवनों में मेहराब और गुंबद,
जिस तरीके से हमने मुस्लिम जो भी स्थापत्य कला थी उसमें मेहराब और गुंबद देखे, उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है विशाल गुंबद और मेहराब हुआ करते थे। कहीं विशाल कक्ष थे, मूर्तियों को रखने के लिए छोटे बड़े आले बनाए होते थे जहाँ पर जो है देवी देवता की मूर्ति रखते थे। कमल के तोड़ों की आकृति मूर्ति कला के नमूने थे। 15वीं-16वीं शताब्दी में समृद्धशाली हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए गुंजायमान माना जाता था। संस्कृति में बहुत ज़्यादा, जैसे नृत्य संगीत वगैरह देखेंगे, जैसे कि बहुत सारे जो संगीत वगैरह है, कुचिपुड़ी है या आंध्र प्रदेश में, और जो बहुत भरतनाट्यम वगैरह है, सांस्कृतिक कनेक्टिविटी जो बिठाते थे, ये सारे जो है समृद्ध उस समय भी हुआ करते थे। हम्पी के बाज़ारों में मुस्लिम सौदागर, चेट्टियार, पुर्तगाली, यूरोपीय व्यापारियों के लोग जो है वो रहा करते थे। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र थे। देवदासी जो महिलाएं रहती थी, जो मंदिरों में नृत्य संगीत किया करती थी और राजा के प्रजाजनों के समक्ष नृत्य करती थी। और नवरात्रि जो एक पर्व होता था, महानवमी का पर्व, जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहते हैं, उस दिन ये देवदासी जो रहती थी ये नृत्य किया करती थी। पुरातत्व के लोगों ने जो है महानवमी मंच को भी खोज निकाला है। यहाँ पर राजा अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार भी किया करते थे। और इस तरीके से यहाँ पर देखा है कि जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, उन्होंने जलाशय नगरों में भी काफ़ी रुचि ले रखी थी। यहाँ पर उन्होंने अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण कराया था। और कृष्णदेवराय ने 2 पहाड़ियों के बीच में एक विशाल प्रस्तर निर्माण भी जो है, जल सेतु का निर्माण भी उन्होंने नहरों के बीच में खेतों को सिंचाई करने के लिए भी नहरों का विकास किया था। तो ये इस तरीके से। अब वाणिज्यिक केंद्र क्या होते हैं? तो वाणिज्यिक केंद्र एक केंद्र होता है जहाँ पर व्यापार वगैरह जो है, वस्तुओं का सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है। हुंडी जो है, यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन आया है कि हुंडी क्या होता है? तो एक व्यापारिक दस्तावेज होता है जहाँ पर कोई व्यक्ति किसी भी बनिए या किसी व्यापारी के पास में पैसा जमा कर देता था और किसी उस पत्र को बताकर दूसरे व्यक्ति से पैसे ले लेता था। तो ये जो एक वाणिज्यिक या ऑफिशियल क्या होता था, एक पत्र होता था, ताकि जो है इसका आदान प्रदान जो है, इसकी रकम का आदान प्रदान किया जा सके, राशि उसको प्राप्त होती थी। तो ये जो है पूछ सकते हैं कि हुंडी क्या थी, तो इस तरीके से बता सकते हैं कि वाणिज्यिक या रकम अदायगी जो हुआ करता था, वाणिज्यिक पत्र हुआ करता था, है ना, इस तरीके से पूछ सकते हैं। सूरत क्या था? सूरत के बारे में तो सभी को पता है कि सूरत जो है व्यापार की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सूरत जो है तापी नदी के किनारे अवस्थित है। और जो ब्रिटिशर्स भारत में आए थे उस समय यहाँ पर इन्होंने फैक्ट्री खोली थी सूरत में, है ना। जब भी ये भारत में आए थे उस समय, क्योंकि पश्चिमी घाट पर अवस्थित है, और पश्चिमी घाट में जो गुजरात है वो जो है अरब सागर वगैरह जो है खाड़ी, खंबात की खाड़ी वगैरह के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पर वाणिज्यिक केंद्र बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है। बहुत सारे जो व्यापारी वर्ग हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेविगेशन बहुत ज़्यादा आसान है। जल के माध्यम से भी व्यापार किया जा सकता है। विदेशी लोग यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं, व्यापार को अच्छे से कर सकते हैं। और जहाँ के जो व्यापारी रहते थे वो भी भारत से जो भी कोई वस्तु वगैरह मंगानी रहती थी उसको भी जो है मंगा सकते थे। तो गुजरात में पश्चिम व्यापार का वाणिज्यिक केंद्र बन गया। कौन? गुजरात। और पश्चिम एशिया के साथ व्यापार होने लगा। ओरमुझ की खाड़ी से होकर पश्चिम एशिया के साथ में व्यापार होने लगा। और गुजरात जो है मक्का का प्रस्थान बिंदु भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत से हजयाती जहाज से यहीं रवाना होते थे। ये एक सर्वदेशीय नगर था। सभी जातियों और धर्मों के लोग भी यहाँ रहते थे पुराने टाइम पीरियड में, है ना। आज भी रहते हैं, लेकिन उस समय भी सभी जाति धर्मों के लोग रहते थे, व्यापार के कारण भी। और जो है एक क्या धार्मिक केंद्र भी हुआ करता था ये, इस कारण भी लोग रहते थे। पुर्तगाली थे, डच, अंग्रेज, कारखाने और माल गोदाम भी हुआ करते थे। आप सब मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, है ना। ओविंगटन ने इसके बारे में लिखा है कि जो ये था, ये भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज जो है इस बंदरगाह पर लंगर डालते रहते थे, क्योंकि सूरत जो है एक बंदरगाह भी है, एक पोर्ट भी है जहाँ से माल गोदाम की जो है व्यापार ढुलाई वगैरह जो होती है। सूरत में ऐसी बहुत सारी दुकान थी जिसमें सूती वस्त्र थोक फुटकर कीमतों पर बेचते थे, जहाँ पर गोटा किनारिया जैसे जरी जो व्यापारी सूती वस्त्र होते हैं वो मिलते थे। पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप से के बाजार में जो है ये सूती वस्त्र बाजार भी उपलब्ध थे, जहाँ पर विश्राम गृह बनाए जाते थे। जो व्यापारी वगैरह है यहाँ पर आराम से यह कर सके, विश्राम कर सके, इसलिए मनोरंजन के साधन भी हुआ करते थे। इस हुंडियों जो दूर दूर से मिस्र में, काहिरा, इराक में, बसरा, बेल्जियम, एंटवर्प के बाजारों से मान्यता प्राप्त थी। तो ये एक व्यापारिक ऑफिशियल पत्र होता था वाणिज्यिक जो गतिविधियाँ थी उनको संचालित करने के लिए। तो इस तरीके से देख सकते हैं।
फिर उसके बाद में जो है मसूलीपट्टनम। अब इन चीज़ों के बारे में, जैसे कि बम्बई हुआ, या फिर पुर्तगालियों के नियंत्रण के टाइम पीरियड में बम्बई हुआ, कोलकाता हुआ, या फिर मद्रास हुआ, ये क्या हो गए, इनका डेवलपमेंट जो है वर्तमान में, उस समय जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे तो उस समय इनका जो है डेवलपमेंट हुआ। इसके कारण आज जो हम देखते हैं तो ये 16वीं शताब्दी के ही देन है। जिस समय जो है अंग्रेज यहाँ पर आए थे तो उन्होंने डेवलपमेंट यहाँ पर स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद में मसूलीपट्टनम के बारे में देखते हैं तो मसूलीपट्टनम में मछलीपट्टनम जो है वो कृष्णा नदी के किनारे अवस्थित है ना। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मसूलीपट्टनम में नियंत्रण प्राप्त करने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया, यहाँ पर आने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया। हॉलैंड वासियों ने बनाया था। तो इस तरीके से देख सकते हैं गोलकुंडा में कुतुबशाही शासकों ने कपड़े, व्यापारी और अन्य चीज़ों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लगा दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न चला जाए, इसलिए इन्होंने व्यापार की तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न चला जाए, इसलिए वहाँ के शासकों ने क्या एकाधिकार लगा दिया, व्यापारिक एकाधिकार। एक व्यक्ति के पास में सारे क्या हो, मोनोपोली हो, मार्केट में उसी की मोनोपोली हो, वो जो चाहे वही करेगा। फिर फारसी सौदागर, तेलुगु, कमेटी, चेटियार जैसे व्यापारी लोग भी इस क्षेत्र में आने लगे, गोलकुंडा वगैरह में जो इस तरीके से आने लगे यहाँ पर। ये शुरुआत जो है औरंगजेब ने भी गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया, कब 1686 और 87 में। उसके बाद में जो यूरोपीय लोग के सामने एक विवश था, उन्हें समस्या होने लगी। फिर उन्होंने कंपनी की नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था, भीतरी प्रदेश के जो उत्पादन केंद्रों के साथ उन्होंने संबंध बनाए रखे, है ना। कंपनी के नए केंद्र साथ में राजनीतिक, प्रशासनिक और वाणिज्यिक भूमिकाएं थी। यहाँ पर उन्होंने कंपनी स्थापित करी, यहाँ पर अपने माल गोदाम वगैरह स्थापित किए और व्यापार जो है उन्होंने संचालित किए। यहाँ के लोगों को अपने कंट्रोल में लेना स्टार्ट किया। यहाँ पर जितने संसाधन थे उन संसाधनों पर अपना कब्जा जमाना किया। राजनीतिक रूप से भी सक्षम थे, है ना, जो है लड़ाई वगैरह किया करवाते थे, एक दूसरे में फूट डलवाते थे और अपना जो है काम किया करते थे। फूट डालो राज करो की नीति पर ये जो है लोग काम करने वाले लोग हुआ करते थे। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, ये सारे जितने भी आज बड़े बड़े महानगर है, ये उस समय जो है डेवलप हुए थे। 16वीं सदी के टाइम पीरियड में इनका डेवलपमेंट जो है स्टार्ट हुआ था। तो यह देखा जा सकता है। नए नगर और व्यापारी, 16वीं शताब्दी में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे थे। यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो रहे थे। किसके, तो मसाले और कपड़े, ये जो है दोनों क्षेत्रों में हुआ करते थे। फिर अंग्रेज, हॉलैंड वासी और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अनेक वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार किया, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में आई। उन्होंने अपनी नेविगेशन पावर जो है इसके साथ साथ व्यापार करने लगे, नेवी के माध्यम से भी व्यापार करने लगे, है ना। और सूती वस्त्रों की जो विदेशों में बहुत ज़्यादा डिमांड थी, इसलिए कताई, बुनाई, रंगाई का उन्होंने धंधा अपना लिया। इन्हीं शिल्पों का बहुत विस्तार हुआ और भारतीय वस्त्रों के रंग रूप, डिज़ाइन जो है अधिकाधिक जो है परिष्कृत होते गए। लेकिन शिल्पकार जो थे, जो कपड़े बनाने वाले लोग थे, बुनकर लोग थे, उनकी स्वतंत्रता घटने लगी, क्योंकि ये जो व्यापारी कंपनी थी उनके साथ में इन्होंने क्या कर लिया था, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। पेशगी की प्रणाली काम करने लगी। अब पेशगी का क्या मतलब है, तो किसी व्यापारी के साथ में कोई बुनकर रहता था, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता था कि हम आपके लिए जो है जो कपड़े बनाएंगे, आपके लिए कपड़े डिज़ाइन करेंगे। और इस पेशगी का एक जो इसका लूप होल्स जो था, इसका जो मतलब सबसे जो दुखद वाला हिस्सा था, ताकि जो व्यक्ति अपनी स्वतंत्रताहीनता समझता था कि अन्य लोगों के लिए कपड़े नहीं बना सकता था, जिसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करता था, बस उसी व्यक्ति जो है इससे अपने कपड़े खरीदते थे, अपने जो डिज़ाइन खरीदते थे। इसके कारण जो इनकी क्या हो गई, इनकी स्वतंत्रता छीन ली गई और इनका व्यापार धंधा सब चौपट होने लग गया। 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास जैसे शहरों का उदय हुआ। इनमें बहुत सारे शिल्प और वाणिज्यिक केंद्र, अलग अलग परिवर्तन होने लगे। सौदागर, व्यापारिक कंपनियां जो है यहाँ पर आने लगी। इसे ब्लैक टाउन्स जो है कहने लगे। व्यापारिक सौदा, कारीगर और यूरोपीय कंपनियों के लोग आने लगे, ब्लैक टाउन्स के रूप में स्थापित हो गए। टाउन्स यानी शहर होते हैं, है ना। ब्लैक यानी देसी व्यापारी और शिल्पकार को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया। तो इस तरीके से सेंट जॉर्ज, कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम, शानदार कोठियों का निर्माण जो है इन शासकों, इन जो है व्यापारिक कंपनियों के लिए जो है शिल्पकारों ने इनका निर्माण किया। तो ये जो है चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है, जिसमें इस चैप्टर में जो इंटरेस्टिंग और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो शायद डिस्क्राइब करी जा चुकी है। इसके कारण क्या है दोस्तों, आगे वाले चैप्टर में जो है हम और अच्छे से
देखने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार।